हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर का एक सबसे बड़ा रोल होता है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिजल्ट को निर्धारित करता है। दोस्तों, चलिए तो इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसे बताने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और दोस्तों, अंत में आप चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस का आंसर पता है। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और इससे पहले दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैं सबसे पहले एक दिन पहले का करंट अफेयर को रिविजन करा देता हूं ताकि ये पता चल सके कि आपने 24 अप्रैल को क्या क्या पढ़ा है। तो चलिए पहले 24 अप्रैल को ये देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग सब 25 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। तो आइए। तो देखिए दोस्तों, 24 अप्रैल के करंट अफेयर को सबसे पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बालिकातन 2025 सैन्य अभ्यास जो कि अमेरिका और किस देश के बीच में शुरू किया गया, यानी कि बालिकातन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज वाज स्टार्टेड बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री। तो आप देख सकते हैं कि फिलीपींस देश के बीच में ये हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसमें और देखेंगे, ठीक है, कि भारत का पहला जो कि 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ बनाया गया है। तो देख सकते हैं कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बुल्ट कहाँ बनाया गया है। तो लद्दाख से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है। तो देख सकते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो देख सकते हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट है। ठीक है, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ और देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो वेयर वाज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज इनोग्रेटेड, कहाँ पर किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया है। दोस्तों, दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इन विच स्टेट वाज द वर्ल्ड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट लॉन्च, कहाँ पर किया गया। तो इसे आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, उसके बाद देखते हैं, ठीक है, कि प्रत्येक 23 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज ऑब्जर्व ऑन 23 अप्रैल एवरी ईयर। कौन सा। तो अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक 23 अप्रैल को। दोस्तों, विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया। ठीक है, तो हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द विस्डम क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह को चुना गया। ठीक है, उसका दोस्तों और इसमें देखेंगे, देख सकते हैं कि वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 किसने जारी की है। देख सकते हैं कि हु हैज़ रिलीज द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2025। तो किसने। तो विश्व व्यापार संगठन ने इसे जारी किया है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी में विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, तो ईडी तो वही कहा जाएगा बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो केंद्र सरकार के जो प्रवर्तन निदेशालय हैं इसमें देख सकते हैं कि इसमें किससे जो है विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप देख सकते हैं कि विप्लव कुमार चौधरी हैं, टी शंकर हैं और एक हमारे जो कि एन पदना नाभन है। ठीक है, तो 3 व्यक्ति को आप यहाँ पर नाम को याद रखिएगा। दोस्तों, आगे देख सकते हैं, ठीक है, यह है कि गारिया और बोरन उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया। ठीक है, कि द गारिया एंड बोरन फेस्टिवल 2025 हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो कहाँ पर त्रिपुरा राज्य में इसे मनाया गया। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच ने युवा वैश्विक नेताओं की रिपोर्ट की सूची में कितने भारतीय नेताओं को शामिल किया। देख सकते हैं कि हाउ मेनी इंडिया हैड बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर लिस्ट ऑफ द यंग ग्लोबल लीडर्स 2025। ठीक है, तो भारत के 7 नेताओं को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे।
दोस्तों यहाँ देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आरबीआई ने किस प्रकार के नाबालिग बैंक खाता धारकों को अपने बैंक खाता चलाने के लिए अनुमति दी है? तो देख सकते हैं कि आरबीआई हैज अलाउड विच टाइप ऑफ द माइनर बैंक अकाउंट होल्डर टू ऑपरेट देयर बैंक अकाउंट, ठीक है, तो 10 साल से अधिक आयु के बच्चे को, ठीक है। ई देख सकते हैं पिंक ई रिक्शा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो देख सकते हैं कि पिंक ई रिक्शा स्कीम हैज बीन लॉन्च इन विच स्टेट, ठीक है, तो इसे महाराष्ट्र राज्य में इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 24 अप्रैल को जो पढ़ा था उसे एक बार रैपिड रिवीजन हम लोगों ने कर लिए, ठीक है। तो चलिए अब 25 अप्रैल को करंट अफेयर को यहाँ से पढ़ने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि 25 अप्रैल के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है इसे हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल कहाँ लॉन्च किया गया, ठीक है, तो वेयर हैज इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हैज बिन लॉन्च, ठीक है। तो ऑप्शन है कि विशाखापट्टनम में, मुंबई में, कोलकाता में, कोचीन में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल की बात करी जाए तो इसे कहाँ पर, तो मुंबई में से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुंबई को याद रखेंगे। थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से और देखेंगे दोस्तों, इसमें देख सकते हैं। देखिए दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि केंद्रीय बंदरगाह और जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री जो कि सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का शुभारंभ किया, ठीक है। मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को भारत सरकार के क्रूज मिशन भारत के तहत इसे विकसित किया गया है, ठीक है। तो इस बातों को ध्यान में यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसके हम सब याद करने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है किसकी है, तो सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड की बात करें हम तो चेतन भगत की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की बात करें तो महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। और ट्रेन टू पाकिस्तान की बात करें तो खुशवंत सिंह है। और ए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो संजय बारू हैं। दोस्तों ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एआई प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आयरबुड चिप को किसने लॉन्च किया, ठीक है। हु हैज लॉन्च द आयरबुड चिप टू इनहेंस एआई परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि इन्फोसिस है, विप्रो है, गूगल है या फिर कोफोर्ग है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम तो एआई प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जो है आयरबुड चिप को किसने लॉन्च किया है तो इसे गूगल ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चिप जिसका नाम आयरबुड है, ठीक है, इससे क्या किया, लॉन्च किया, ठीक है। और एआई अनुप्रयोगों को गति देने के लिए डिजाइन की गई है, ठीक है। आयरबुड चिप में 192 GB की हाई जो कि बैंडविड्थ मेमोरी इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। और कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं, ठीक है। भारत सरकार का पहला अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही कहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में। उसके बाद है कि डीप सीक एआई को किसने बनाया है, जैसे चीन ने बनाया है। और एआई समिट का आयोजन पेरिस में इससे किया जाएगा, ठीक है। और भारत को निजी एआई निवेश के मामले में वैश्विक स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त हुए हैं और पहले स्थान पर अमेरिका, ठीक है। तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि चीन और किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि चाइना एंड विच कंट्री प्लान टू बिल्ड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून, ठीक है। तो ऑप्शन है अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है और जर्मनी है। तो आप इसके आंसर फर्स्ट बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें चीन और किस देश की बात, तो चीन और रूस की बात करें हम तो देख सकते हैं, ठीक है, कि इन लोगों ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसमें और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं कि चीन और रूस की संयुक्त योजना में ने चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है, ठीक है। देख सकते हैं कि यह योजना 2035 तक पूरी हो सकती है
और इस संयंत्र को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा अनुसंधान स्टेशन के लिए बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि चीन की बात करें 2030 तक एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति बनने और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य बना रहा है। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हाल ही में यूनेस्को ने कितने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में जोड़ा है, देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली यूनेस्को हैज़ एडेड टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 20 जियो पार्क, 25 जियो पार्क और 16 जियो पार्क और 30 जियो पार्क। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बातें और यूनेस्को ने अगर बात करें हम, तो यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क की बात करें तो कितने जोड़े हैं, तो यहाँ पर 16 जो कि नए जियो पार्क को जोड़े हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं की पॉइंट के माध्यम से कि हाल ही में यूनेस्को ने ग्लोबल जो कि जियो पार्क नेटवर्क की जो 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए जियो पार्क को जोड़ा है। ठीक है, अगर नए जियो पार्क की बात करें हम, जैसे चीन हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, इंडोनेशिया, इटली और नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, स्पेन, ब्रिटेन, वियतनाम में स्थित है। ठीक है, और इस नेटवर्क में देख सकते हैं कि उत्तरी कोरिया और सऊदी अरब को पहली बार शामिल किया गया है। ठीक है, और यह कदम भूवैज्ञानिक विरासत के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ाने के लिए किया गया। ठीक है, तो मेन मकसद दोस्तों इसको यही है कि जो हमारे भूवैज्ञानिक विरासत की उसको संरक्षण करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सतत विकास को बढ़ावा देने के इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं जियो, यहाँ पर बातें नेटवर्क में शामिल किए गए कुछ प्रमुख, अगर जियो पार्क की बात करें हम देख सकते हैं कि माउंट पैक्टू जो कि एक ज्वालामुखी है जो कहाँ के, उत्तर कोरिया के हैं, इसको इम्पोर्टेंट है आप याद रखिएगा। ओ बैरन घाटी कहाँ पर, सदाबहार जो कि अभयारण्य है सऊदी अरब में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कबूला की बात की हाई जो तिब्बत में है जो कि इसे चीन में। ठीक है, तो इन कुछ महत्वपूर्ण जो कि जियो पार्क हैं इसे शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, पंचायती राज दिवस की बात करें हम तो इसे 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से इसमें देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में पंचायती राज जो दिवस है 24 अप्रैल को मनाया जाता है और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला पंचायती राज दिवस घोषित किया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पंचायती राज की बातें और तब इसके बारे में और कुछ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित हुआ, यानी 73वां संविधान संशोधन हुआ और 24 अप्रैल को इसे 93 को प्रभावित में आ गया था। ठीक है, 73वां संशोधन में भारत पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और 73वें अधिनियम संशोधन अधिनियम 92 ने संविधान के एक नया भाग जो कि 9 शामिल किया गया और जिसमें अनुच्छेद कितने 16 हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 243 लेकर 243 के ओ तक है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि 11वीं अनुसूची इसमें जो कि बाद में इसमें जोड़ी गई। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप। दोस्तों यहाँ इसमें और कुछ बातें कही जा रही, देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 हैं, 4 के तहत जो है पंचायती राज का गठन से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। और भारत पंचायती राज के जनक की बात करें हम तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य की बात करें तो राजस्थान है और पंचायती राज व्यवस्था को पहले बात करें हम तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में से लागू की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे बातों को आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान 2025 किसे दिया गया। ठीक है, तो देख सकते हैं कि हु हैज़ बिन अवार्डेड द ग्लोबल वैनगार्ड ऑनर 2025 2025। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है आमिर खान है, प्रियंका चोपड़ा है, करीना कपूर है या सलमान
खान है, तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर ग्लोबल अगर बात करें हम वैनगार्ड सम्मान की, तो इसे किसे, तो प्रियंका चोपड़ा को इसे दिया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं हम सब। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारतीय फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में बॉलीवुड और हॉलीवुड में उनके काम के लिए देख सकते हैं कि गोल्ड हाउस गाला जो कि 2025 लॉस एंजल्स में इन्हें जो कि ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान इन्हें किया गया, ठीक है दोस्तों। और कुछ अगर महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से वैद्य तारा चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार दिया गया है, और उसको समीर कनौदिया को सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों, इन सारे ऑप्शंस को जो इम्पोर्टेंट आपको जो फैक्ट है इसको भी आप याद करने के प्रयास करेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत का पहला जो कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का पहला जो कि देख सकते हैं कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में है, ठीक है। तो इंडिया फास्ट स्टॉक ब्रीडर रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है और गुजरात है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर क्रिएटर एक कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और की पॉइंट के माध्यम से इसे समझने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं कि तमिलनाडु के कलपक्का में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अगले साल चालू होने की उम्मीद है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना है कि कहाँ पर है। इसका उद्देश्य दोस्तों कि रेडियोधर्मी जो कि कचरे के भंडार को कम करने के लिए खर्च किए गए ईंधन को पुनः चक्रित करना, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिलनाडु के थोड़ा करंट अफेयर को देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, उदयनिधि स्टैलिन को यहाँ देख सकते हैं कि तमिलनाडु के यहाँ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए, ठीक है। और देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टैलिन हैं, ठीक है। और राजधानी की बात करें तो चेन्नई है, और राज्यपाल की बात करें तो RN रवि है, ठीक है। तो इस बातों को आप याद रखिए दोस्तों। देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जो कि विल्लुपुरम जिले में स्थित जो कि जिंजी किले को जो है यूनेस्को विरासत की सूची में इनको नामांकित किया गया, ठीक है। तो इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस पर कुछ और दे सकते हैं, ठीक है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के BOC पोर्ट पर तुतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है, याद रखना है। तमिलनाडु सरकार ने हीट वेव का राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। और देखा जाए दोस्तों, पम्बन ब्रिज की बात करें तो हमारा तमिलनाडु में ही, ठीक है। और जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ, तो आप जैसे 2025 जो कि तमिलनाडु में ही मनाया गया दोस्तों। केंद्र और राज्य संबंधों के समीक्षा हेतु कुरियन जोसेफ एक समिति गठित की गई है, ठीक है। और इस समिति की इसके अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें सारे क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ 8 नंबर के क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑन विच डेट विल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2025 बी सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो ऑप्शन है 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को या 20 अप्रैल को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2025 की, ठीक है। तो इसे कब मनाएगा, तो देख सकते हैं कि 23 अप्रैल को इसे मनाया गया, ठीक है। चलिए थोड़ा और देख लें हम सब की पॉइंट के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि हर साल 23 अप्रैल को यह दिन किताबों और पढ़ने की आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है कि आपके तरीके से पढ़े, ठीक है, यानी कि रीड योर वे, ठीक है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको भी हम एक बार में देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं दोस्तों कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, 5 अप्रैल को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नौवहन दिवस मनाया जाता है, और फिर 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है, 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती जो कि विश्व चगास दिवस और विश्व चगास रोग दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। यहाँ और देखने का प्रयास करेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं कि 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, और 17 अप्रैल को विश्व हेमोफीलिया दिवस। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। उसी प्रकार से दोस्तों 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस। दोस्तों ये सारे आपको दिवस जो है एक बार सशस्त्र तौर पर एग्जाम से पहले आपको देख के जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि नेपाल ने किस हवाई अड्डे की परियोजना को चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जोड़ा गया, ठीक है। देख सकते हैं कि विच एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल हैज बीन लिंक्ड टू मैसिव करप्शन एंड इरेगुलरिटीज विथ चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि नेपाल में नेपाल में बात हो, नेपाल में किस हवाई अड्डे के परियोजना को, यानी कि वहाँ एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा था, परियोजना को चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमानों पर एक भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी में अनियमितताओं को से इसको जोड़ा गया, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ही हवाई अड्डे की जो नाम दिया गया है, ऑप्शन त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या विराटनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ बातें हो पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पोखरा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और इसी अड्डे के परियोजना को जो है चीनी निर्माण कंपनियों के साथ बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के साथ इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए थोड़ा और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं हम सब हैं क्या है भाई इसमें। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि समर्थित पोखरा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डे पर बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष जो है राजेंद्र लिंगडेन की अध्यक्षता वाली जो कि 12 सदस्यीय नेपाल जो कि संसदीय समिति ने पोखरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण बड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के यहाँ पर खुलासा किया गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जांच में यह पता चला कि परियोजना में शामिल चीनी निर्माण कंपनियों को अनुचित कर छूट यहाँ पर की गई थी, ठीक है। दोस्तों आप इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि स्पेसडेक्स मिशन के तहत में हाल ही में किन 2 उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी कर लिया, ठीक है। तो अंडर द स्पेसडेक्स मिशन विच 2 सैटेलाइट रिसेंटली कंप्लीट देयर सेकेंड सक्सेसफुल डॉकिंग, ठीक है। तो ऑप्शन है कार्टोसैट 3 और रिसेट, उसके बाद GSAT-30 और GSAT-31 या फिर SDOX-1 चेंजर और SDXO-2 टारगेट। उसके बाद है कि इनसेट 4A और इनसेट 3D। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है SDOX-1 चेंजर की और एक है SDO-2 टारगेट की, ठीक है। तो ये 2 ऐसी जो मिशन आप देख सकते हैं कि स्पेसडेक्स मिशन के तहत जो है इन 2 उपग्रहों ने अपनी दूसरी जो कि सफल डॉकिंग को पूरी कर लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं क्या लिखे गए इसमें है। देखिए दोस्तों देख सकते हैं कि हाल ही में इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत अपने 2 उपग्रहों को यानी SDOX-1 और SDO-2 के बीच में दूसरा डॉकिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक क्या किया है, उसे पूरा कर लिया है, ठीक है। दोस्तों यह मिशन भविष्य के अनुप्रयोगों जैसे कि सैटेलाइट सर्विसिंग और ईंधन भरने और मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन और मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए इसे महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। दोस्तों यह बात आपको याद रखना है कि इसरो के द्वारा काफ़ी जो कि अभी चर्चा में भी चल रही है। तो इन सारे क्वेश्चन जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आपको कोट करके पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसरो की बातें हो तो इसरो के बारे में थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमेशा सालों भर चर्चा में भी रहती है। देखते हैं कि LES से प्रोबा 3 मिशन को 4 दिसंबर को 6 बजे शाम को 4:06 बजे इस श्रीहरिकोटा PSLV C-59 के माध्यम से लॉन्च किया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि इसरो ने किस रॉकेट की मदद से तो स्पेसडेक्स मिशन का जो है सफल परीक्षण किया। तो आप देख सकते हैं PSL भी जो कि C-60 की बातें कही जा रही है, ठीक है। इसके माध्यम से जो है स्पेसडेक्स मिशन का यहाँ पर सफल परीक्षण को किया गया था, ठीक है। देख सकते हैं इसरो जनवरी 2025 में NVS-02 लॉन्च करेगा, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं कि इसको किया गया है कि और यह जो है GSL पर कौन सा मिशन था, तो 7वां मिशन था, ठीक है। तो आप ये सारे देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, कि इसरो का पहला जो कि एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की बात करें हम तो कहाँ पर, लेह लद्दाख में से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर और कुछ बातें कही जा रही है कि इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 1वां मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि आगामी जो मिशन की बात करें हम तो गगनयान जो कि मानव युक्त मिशन है, और चंद्रयान 4 जो कि 2027 में इसको उम्मीद जाने की संभावना है, और मलबा युक्त अंतरिक्ष जो मिशन जो कि बनाने की कब तक संभावना है, तो 2030 तक की जो है मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन बनाने की इसकी लक्ष्य है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, कि बाढ़ के कारण खबरों में रहा किसासा शहर किस देश में की राजधानी है, तो किसासा सिटी विच वाज इज द इन द न्यू ड्यू टू फ्लड इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो वही कहा जाए दोस्तों कि बाढ़ के कारण खबरों में रहा किसासा शहर किस देश की राजधानी है, तो ऑप्शन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, DRC, या बोत्सवाना, साउथ सुडान, या फिर मिस्र यानी कि इजिप्ट। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, बाढ़ के कारण खबरों में रहा जो कि किसानसा शहर की बात करें हम तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की एक क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा की पॉइंट के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। क्या लिखी गई है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि DRC की राजधानी किसानसा को अप्रैल 2025 में खराब परियोजनाएं और बाढ़ के पानी के स्रोतों के कारण से भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों इसके कारण से यहाँ पर 70 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और 150 लोग जो और 21,000 से अधिक लोग यहाँ से विस्थापित हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 150 घायल हो गए हैं, और 21,000 लोग की बात करें तो यहाँ से दूसरी जगह उनको जाना पड़ गया है। इसने 73 अगर बात करें तो 73 स्वास्थ्य सुविधाओं को भी नुकसान पहुँचाया है, और पानी और परिवहन प्रणालियों को भी बाधित किया है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा बाढ़ के पानी वहाँ पर आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें हम तो ये क्या है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा यह देश है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान में रखना है, और उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। ठीक है दोस्तों, राजधानी किसानसा है, और मुद्रा की बात करें हम तो कांगो लेस फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है यहाँ पर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में इतना याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि भारत के जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है, तो ऑप्शन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देख सकते हैं ऑप्शन है दिनेश महेश्वरी हैं, संजीव खन्ना है, BR गवई है, या फिर DY चंद्रचूड़ है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश महेश्वरी को जो है अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्ति किया गया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और हम लोग सब की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, भारतीय कानूनी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जो न्यायाधीश सेवानिवृत्त हैं दिनेश महेश्वरी को जो है अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के रूप में इन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ हालिया जो कि इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसके बारे में भी देख लेंगे, जो आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं CISF की अगर बात इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसी किसी राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्ति किया गया है। इंडियन आर्मी के तो उपेंद्र द्विवेदी को, और इंडियन नेवी की बात करें हम तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो अमर जो कि प्रीत सिंह हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष की बात करें तो विजय किशोर रहाटकर को बनाया गया। ठीक है, उसी प्रकार देख सकते दोस्तों कि रेलवे बोर्ड के नए अगर अध्यक्ष की बात करें सतीश कुमार हैं। ठीक है, और SBI के नए चेयरमैन GS सेठी हैं, और 51 CGI की बात करें हम तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि लोकपाल की बात करें हम तो AM खान विलकर हैं जिनको बनाया गया। ठीक है, और उस प्रकार से और भी देख सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर दोस्तों हर्षवर्धन फिक्की की बात करें हम तो हर्षवर्धन अग्रवाल को। ठीक है, और ब्रह्मोस जो कि एरोस्पेस की बात करें हम तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि CRPF के महानिदेशक की बात करें DG की बात करें हम तो देख सकते हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, और इसरो के जो प्रमुख हैं B नारायण को बनाया गया। ठीक है,
उसी प्रकार दोस्तों देख सकते हैं कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं, तो चरणजोत सिंह नंदा को बनाया गया। ठीक है, उसी प्रकार से एसबीआई की एमडी और सीईओ की बात करें हम तो सलीना पांडे को बनाया गया है। दोस्तों देख सकते हैं कि नए वित्त सचिव की बात करें हम तो अजय सेठ को यहाँ पर बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये सारे आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार एग्ज़ाम से पहले आप इस सारे को पढ़ने के प्रयास करेंगे। ठीक है, राजीव गौबा की बात करें तो नीति आयोग के पूर्व कार्य सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव की बात करें तो निधि तिवारी को बनाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी की बात करें हम तो सीमा अग्रवाल को बनाया गया है। उसी प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की बात करें डॉक्टर मांगी लाल जाट को बनाया गया है। दोस्तों इन सारे जो फैक्ट हैं जो आपको याद करनी है और आप एग्ज़ाम्स से पहले इन सारे को एक बार आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 12 जो कि 12th करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तक मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए करंट अफेयर के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप बार बार देखें और इसे आप रिविजन करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।